हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं सुशील सर, पीजी फिजिक्स वाला। आज करंट इलेक्ट्रिसिटी का नया वीडियो लेक्चर लेकर आया हूं, जिसमें हम पढ़ेंगे एक तो बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरम, मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम, उसके बारे में बात करेंगे। और पिछले वीडियो लेक्चर में जो हमने कॉम्बिनेशन ऑफ सेल बताया था, उसमें सीरीज कॉम्बिनेशन बताया था, पैरेलल कॉम्बिनेशन बताया था। तो आज हम थोड़ा मिक्स्ड ग्रुपिंग की भी बात करेंगे। फिर हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक एनर्जी एंड इलेक्ट्रिक पावर, ठीक है ना। और उसके बाद हम कुछ बल्ब के क्वेश्चंस जो अक्सर एग्जाम में आते हैं कि सो एंड सो पावर के बल्ब सीरीज में लगे हैं या पैरेलल में लगे हैं, कौन सा बल्ब ज़्यादा ग्लो करेगा या विच बल्ब इज मोर ब्राइटेस्ट, ठीक है ना। तो इस टाइप के क्वेश्चन हम करेंगे। तो बहुत ही इजी टॉपिक है, आपका 9th या 10th में पढ़ा हुआ टॉपिक है, इलेक्ट्रिक एनर्जी एंड इलेक्ट्रिक पावर। तो चलिए शुरू करते हैं हम मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम से, ठीक है ना। तो चलिए, मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम। मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम। देखिए, आपने सेल चूंकि पढ़ रखा है, पिछले वीडियो लेक्चर हमने सेल पे 2 बना चुके हैं, आपने इस तरह से पढ़ा था। ये सेल है, इसका ईएमएफ ये है, इंटरनेशनल तार है। ये एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस जिसको हम लोड कह सकते हैं। सेल से करंट इस तरह से आ रही आई, इस रेजिस्टेंस में जा रही। तो हमने वहां पर क्या क्या पढ़ा था मैं आपको बता देता हूँ। एक तो आप ये आई निकाल सकते हो, सबको ही पता आई बराबर ई अपॉन आर प्लस आर। अरे एक ही तो लूप है, ये रेजिस्टेंस और इंटरनल रेजिस्टेंस सीरीज में काउंट हो गए, एक ही करंट जारी दोनों में। तो आई बराबर ई अपॉन आर प्लस आर, राइट। इसमें तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब दूसरी चीज देखिए क्या हो सकती है यहाँ पर, पोटेंशियल ड्रॉप इनसाइड सेल। ये चीजें हम पढ़ चुके हैं। सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस आर, पोटेंशियल ड्रॉप कितना होता है आई इनटू स्मॉल आर। इस रेजिस्टेंस के क्रॉस कितना पोटेंशियल डिफरेंस बनेगा, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस रेजिस्टेंस, वो हमने बताया था आई इंटू आर बनेगा, याद आ रहा ना। फिर हमने एक रिलेशन बताया था, V बराबर E प्लस आई आर। या हमने लिखा था E माइनस बी इक्वल टू आई आर, ऐसे करके लिखा होगा E माइनस बी इक्वल टू। हमने बताया था कि ईएमएफ ज्यादा होता है टर्मिनल वोल्टेज से। कितना ज्यादा होता है, जितना पोटेंशियल ड्रॉप हो जाता है। तो यहीं से आया था रिलेशन, ये V बराबर E प्लस E माइनस आई आर, V बराबर E माइनस आई आर, ठीक है ना। फिर आपने यहाँ से इंटरनल रेजिस्टेंस निकाल लिया था, R बराबर E माइनस बी अपॉन आई लिख दिया था। या आपने लिखा था E माइनस बी अपॉन आई की जगह बी अपॉन आर। तो यहाँ से मिला था R बराबर E माइनस बी अपॉन बी इंटू आर। ये सारे टॉपिक हमने पढ़ लिए थे, ठीक है ना। अब चूंकि पावर भी हमें पढ़ना है, तो इसके जस्ट नेक्स्ट टॉपिक हम पावर की बात कर रहे हैं, वहां पर आपको फार्मूला पता चल जाएगा। लेकिन आपने यहाँ पर ये सेल पढ़ लिया तो पावर यही पढ़ा रहे हैं। पावर का फार्मूला होता है आई स्क्वायर आर। अब ये पढ़ेंगे इसको, ठीक है ना, तब आपको पता चलेगा आई स्क्वायर आर। आई आपका ये रहा, आई स्क्वायर आर, आई की जगह ई अपॉन आर प्लस आर, इसका स्क्वायर इंटू, ये तो हो गया पावर। अब बात आ रही है मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम की, ठीक है ना, या मैक्सिमम हीट डिसिपेटेड कितनी होगी। तो मैक्सिमम पावर जब होगा तभी मैक्सिमम हीट डिसिपेशन होगा। तो हम मैक्सिमम पावर की बात करने जा रहे हैं, जो आज का हमारा टॉपिक है। ये सारे पॉइंट्स हम लोग पढ़ चुके हैं। अब अगर आपको मैक्सिमम पावर निकालनी है, किस रेजिस्टेंस में पावर मैक्सिमम होगी, तो 2 तरीके हैं। इसका डिफरेंशियल कर दो पावर का, मैक्सिमम कंडीशन पता है, इसका आर के रिस्पेक्ट में डिफरेंशियल कर दो और मैक्सिमम पावर के लिए उसका डिफरेंशियल कितना कर दो,
जीरो कर दो। आपको डिफरेंशियल करना आता तो चलिए ऐसे कर लेते हैं, हटा रहा हूं उसको मैं। देखिए फॉर मैक्सिमम पावर, फॉर मैक्सिमम पावर dp अपॉन dr मस्ट बी इक्वल्स टू 0। इसका डिफरेंशियल कर दो। डिफरेंशियल में क्या है, देखो ई स्क्वायर तो कांस्टेंट है, देखो तो ई स्क्वायर तो हमने ले लिया बाहर। हमें बेसिकली डिफरेंशियल किसका करना, डी अपॉन डी आर। अब पी की जगह क्या बचा, एक तो आर बचा, और ये आर प्लस आर का स्क्वायर है तो उसको ऊपर ले लेते हैं, आर प्लस आर की पावर, ऐसे समझो। dp अपॉन dr जीरो करना, डिफरेंशियल p का जीरो करना, मैक्सिमम पावर की बात करने जा रहे हैं इसलिए। तो हमने डिफरेंशियल जब किया तो ई स्क्वायर कांस्टेंट है, तो हमारे पास ये दो टर्म है जिनका डिफरेंशियल करना है, एक r है और एक r प्लस r अपॉन में है स्क्वायर पावर माइनस 2 गया। अब इसका डिफरेंशियल हम प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शन से आराम से कर सकते हैं, चलिए करिए। ई स्क्वायर पे ऐसे ही रखना है, डिफरेंशियल जीरो करना है, ई स्क्वायर तो वैसे ही जीरो हो गया। तो देखिए फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशियल कर दो, r का डिफरेंशियल कितना होगा 1, या इसको फर्स्ट मान लो इसको सेकंड मान लो बस। फर्स्ट फंक्शन इनटू डिफरेंशियल ऑफ सेकंड, तो फर्स्ट फंक्शन है r प्लस r की पावर माइनस 2 इनटू डिफरेंशियल ऑफ सेकंड 1, प्लस सेकंड फंक्शन r डिफरेंशियल ऑफ फर्स्ट करेंगे तो माइनस 2 पहले आ जाएगा और r प्लस r की पावर माइनस 3 n x की पावर n माइनस 1 हो गया डिफरेंशियल इज इक्वल टू 0। आपको डिफरेंशियल करना नहीं, लेकिन अगर प्रूफ करने के लिए आता है, प्रूफ मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम, तब तो आपको करके बताना ही पड़ेगा। तब आपको क्या मिलेगा, r प्लस r की पावर माइनस 2 माइनस 2r, r प्लस r की पावर माइनस 3 इक्वल टू, ये r का कर लेते हैं। अब तो भाई बहुत आसान हो गया, इधर उधर कर लो, r प्लस r की पावर माइनस 2 इक्वल टू 2r, r प्लस r की पावर माइनस 3, ये कट गया, यहाँ से क्या बचेगा 1 इक्वल टू 2r और r प्लस r की पावर माइनस 1, यही बचेगा ना। इस माइनस 1 को नीचे ले आओ, 1 इक्वल टू 2r अपॉन r प्लस r, इसको इधर ले जाओ, r प्लस r इक्वल टू 2r, एक r कट गया, r इक्वल टू ये। तो फॉर मैक्सिमम पावर कैपिटल R मस्ट बी इक्वल टू द स्मॉल r, या स्मॉल r मस्ट बी इक्वल टू द कैपिटल R। तो जब आपके पास ये रिजल्ट आ गया, हमने क्या किया, पावर का फार्मूला हमारे पास था I स्क्वायर R, I हमें पता था, R पता था, मैक्सिमम पावर निकालना था तो उसका डिफरेंशियल कर दिया, इसको जीरो कर दिया। तो ये कंडीशन आपको याद रखनी है। अब आपका जो पावर का फार्मूला था P बराबर क्या था, E अपॉन R प्लस R स्क्वायर इनटू R, P बराबर I स्क्वायर था ना। अब मैक्सिमम पावर की बात करते हैं, ये P मैक्सिमम, तो स्मॉल r की जगह क्या जाएगा, कैपिटल R, तो ये क्या बन जाएगा, E स्क्वायर अपॉन R प्लस R क्या हो जाएगा 2R, 2R का स्क्वायर 4R स्क्वायर, और एक R और एक से कट गया, E स्क्वायर अपॉन 4R, या E स्क्वायर अपॉन 4 स्मॉल r लिख सकते हो, R बराबर R। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है, मैक्सिमम पावर के लिए R इक्वल टू R होता है, अपना आप मैक्सिमम पावर आपका निकल आएगा। ग्राफ अगर बनाएंगे पावर का R के साथ,
तो इस तरह से ग्राफ आएगा, स्मॉल r इक्वल टू r के पावर मैक्सिमम है, उसके बाद फिर पावर घटने लगती। तो ये था मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम। अब जैसा कि मैंने कहा था कि हम मिक्स्ड कॉम्बिनेशन ऑफ सेल की बात करेंगे। हमने कॉम्बिनेशन ऑफ सेल पढ़ा दिया था, सीरीज कॉम्बिनेशन और पैरेलल कॉम्बिनेशन। वहां हमने दो दो सेल लिए थे, डिफरेंट ईएमएफ और डिफरेंट इंटरनल डिस्टेंस के, सेम के भी हो सकते हैं। मैं एक बार रिकैप कर देता हूं, चलिए। चलिए, कॉम्बिनेशन ऑफ सेल में हमने बताया था एक तो सीरीज कॉम्बिनेशन, एक पैरेलल कॉम्बिनेशन, एक मिक्स्ड कॉम्बिनेशन। सीरीज जैसे एक सेल ये हो गया, दूसरा सेल, तीसरा सेल, डॉट डॉट nth सेल, ER कुछ भी नया नहीं है। हमने उस समय जब कॉम्बिनेशन बनाया था सीरीज कॉम्बिनेशन, तो हमने दो सेल लिए थे। अब यहाँ पर सेम सेल है, n सेल है, तो टोटल ईएमएफ कितना हो जाएगा? टोटल ईएमएफ हो जाएगा NE, और टोटल रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा? R NR हो जाएगा, इंटरनल रेजिस्टेंस प्लस R और हो जाएगा। भाई देखो ना, ये सब सीरीज में ही लगे हैं ना, तो उसके साथ फिर ये भी सीरीज में लग गया। जो करंट आई वो इसमें भी तो जाएगी ना। तो I बराबर फॉर्मूला क्या बनेगा? NE अपॉन NR प्लस कुछ नहीं है, ये हो गया। पैरेलल की अगर हम बात करें, पैरेलल में पोटेंशियल रिमेन सेम। कितने सेल हो सकते हैं? अब ये लोड डाल दिए, अब कुछ नहीं करना है। ER पैरेलल में पोटेंशियल रिमेन सेम, तो E यहाँ NE मत कर देना, यहाँ टोटल ईएमएफ कितना रहेगा? E ही रहेगा। तो टोटल ईएमएफ कितना आएगा? E ही रहेगा। अब बात करते हैं टोटल रेजिस्टेंस की। तो पहले ये सब पैरेलल में है ना, तो इनको सबको एक कर लो। पैरेलल में टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस कितना होगा? टोटल IR। देखिए जो मैं कह रहा हूं उसको समझने की कोशिश करो। ये पैरेलल था, लेकिन इनको सबको एक बना लो ना, ऐसे करके एक सेल बना लो ना। ये तो यहाँ पर इंटरनल रेजिस्टेंस कितना आएगा? इनको सबको कंबाइन करने के बाद 1/R n सेल है, तो n/R फिर हमें पलटने ना पड़ेगा ना, कि 1/R है ना। मामला क्या होता है? 1/R इक्विवेलेंट। ये जो इंटरनल रेजिस्टेंस पैरेलल लगे, इनका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकाल रहे हैं, तो 1/R आएगा ना फॉर्मूला। अब ये 1/R n बार लगे, तो आंसर क्या जाएगा? n/R। तो जब इसको पलटोगे तभी तो आएगा ना R/n। तो टोटल इंटरनल कितना आएगा? R/n। अब इस टोटल के साथ ये किसमें लगा है? सीरीज में। टोटल के साथ ये किसमें लगा? सीरीज में। तो टोटल रेजिस्टेंस कितना आ जाएगा? टोटल रेजिस्टेंस आ जाएगा R/n प्लस R। R/n तो इनका हो गया, प्लस R और लगेगा। तो आप करंट का फॉर्मूला क्या बनेगा? I बराबर E अपॉन R/n प्लस, आप एलसीएम ले सकते हो इसका, ये NR हो जाएगा प्लस R ऊपर जाएगा N। तो आप ऐसे भी लिख सकते हो। बाद में वो अलग अलग केस है कि R बड़ा है कि R छोटा है। अब जो मेन चीज थी मिक्स्ड कॉम्बिनेशन, जो हमने वहां पर नहीं बताया था, वहां पर फिर ये भी नहीं था सेम सेल वाला, इसमें कुछ है नहीं। अब मिक्स्ड कॉम्बिनेशन की बात करें तो जैसे n सेल सीरीज में ऐसी m रो है, तो उसके भी क्वेश्चन आ जाता है, इसलिए हमें इसको बताना जरूरी समझा जाता है।
मिक्स्ड कॉम्बिनेशन है ना। चलिए मिक्स्ड कॉम्बिनेशन की बात कर रहे हैं हम। जैसे मैंने कहा, एक सेल, दो सेल, ऐसे से बहुत सारे सेल हैं। ER और ऐसे ही ये N सेल है। कितने सेल हैं? N सेल। और ऐसी M रोज बनी है। कितनी रोज बनी है? M रोज। अरे बहुत सारी रो बनी है यार। और फिर ये एक्सटर्नल रेजिस्टेंस। कॉन्सेप्ट वही है, कॉन्सेप्ट वही है। देखिए ये N सेल है, तो इसका एक सेल बना लो, ये Ne हो जाएगा और ये हो जाएगा Nr। इतनी बात समझ में आ रही है? Ne हो जाएगा, R Nr हो जाएगा। अब ऐसे M रोज लगी है। ऐसे कितनी रोज लगी है? M रोज। आप समझिए ये सिचुएशन है। ये भी Ne हो गया, Ne और ऐसी M रोज लगी। अभी हमने पहले वाला क्वेश्चन बताया था, Ni तो Ne रहेगा ना, तो I बराबर कितना क्या रहेगा? Ne अपॉन Nr। भाई इसको पैरेलल कॉम्बिनेशन तरह से करना है। हमने क्या किया था, ये सेम सीरीज में लगे सारे N, तो टोटल ईएमएफ N हो गया, टोटल रेजिस्टेंस हो गया Nr। अब ऐसी M रोज है। कितनी रोज है? M रोज है ऐसी, 1 2 3 4 नहीं, M रोज है। तो M बार कर दो अभी यार। अभी आपने R की M रो ली थी। अब Nr की कितनी रो है? M रो। तो 1/Nr कितनी बार करोगे? M बार। तो M/Nr आएगा। भैया ये पर क्या दिया था? 1/R तो N/R। अब क्या करेंगे? 1/Nr प्लस 1/Nr प्लस ये कितनी बार करेंगे? M बार करेंगे। तो M/Nr आ जाएगा। फिर इसको पलटोगे कितना आएगा? Nr/N प्लस R। ये मिक्स्ड कॉम्बिनेशन हो गया, Nr/M। चलिए अब क्या करना है इसमें? अब इसमें मैक्सिमम करंट के लिए पूछा जाता है कि मैक्सिमम करंट कब होगा इस कॉम्बिनेशन का। फॉर मैक्सिमम करंट, देखिए आप ऐसा करो, वहां पर हमने मैक्सिमम करंट के लिए क्या बताया था? R प्लस स्मॉल r था ना। देखो आप इसको ऐसे देखो ना, I बराबर इसको ऐसे देखो E/R प्लस R। तो मैक्सिमम करंट होगी तभी पावर मैक्सिमम होगा। अभी हमने पावर मैक्सिमम की बात की थी, तो हमने बताया था स्मॉल r इक्वल टू कैपिटल R। पावर मैक्सिमम मतलब जब मैक्सिमम करंट होगी तभी पावर मैक्सिमम होगा। तो यहाँ पर भी मैक्सिमम करंट के लिए क्या है? ये चीज इसके बराबर होनी चाहिए। तो फॉर मैक्सिमम करंट R बराबर होना चाहिए Nr/N। ये चीज आपको यहाँ पर भी पता होनी चाहिए। क्वेश्चन देते हैं इसका। चलिए एक क्वेश्चन लेते हैं। हो टू गेट मैक्सिमम करंट, एक क्वेश्चन लेते हैं इसका, इस चीज का। देखिए मिक्स्ड कॉम्बिनेशन में जो है ना,
सेलों का जो मिक्स्ड कॉम्बिनेशन होता है उसमें एक ही चीज़ आपको ध्यान रखनी है, एक तो आई का फार्मूला और जो मैक्सिमम करंट के लिए आर इक्वल टू क्या होता है एन आर अपॉन एम, और जो सेल लगे होते हैं जैसे एन सेल सीरीज में और ऐसी एम रो है तो टोटल नंबर ऑफ सेल्स कितने होंगे एन इनटू एम, दैट शुड बी कांस्टेंट। तो टोटल नंबर ऑफ सेल्स ध्यान रखना, टोटल नंबर ऑफ सेल्स एन बराबर स्मॉल एन इनटू एन सेल लगे सीरीज में ऐसी एम रो है तो टोटल नंबर ऑफ सेल कितने होंगे एन इनटू एम। और फॉर मैक्सिमम करंट के लिए, फॉर मैक्सिमम करंट आर बराबर एन आर अपॉन एम। ये दो चीजें आपको ध्यान रखनी है। क्वेश्चन लेते हैं, टू गेट मैक्सिमम करंट इन 3 ओम, टू गेट मैक्सिमम करंट in 3 ohm, maximum current in 3 ohm, one can use एक बंदा जो है 3 ओम के रेजिस्टेंस में मैक्सिमम करंट ऑब्टेन करना चाहता है तो वो क्या कॉम्बिनेशन यूज करता है, वन कैन यूज n rows of m cells connected in parallel, n rows of m cells, एक ही बात है, n rows of m cells को या m rows of n cells को, सेल्स की संख्या तो n into m ही आएगी ना, कोई फर्क नहीं पड़ता है। 3 ऐसे लगे हो सेल और 4 ऐसे लगे तो टोटल सेल 12 आएंगे, या 4 ऐसे लगे हो 3 तो टोटल सेल तो 12 ही आएंगे, ठीक है ना। n rows of m cells connected in parallel, connected in parallel मतलब बिल्कुल यही कॉम्बिनेशन है। इफ टोटल नंबर ऑफ सेल्स इज 24 एंड इंटरनल रेजिस्टेंस इज 0.5 देन m और n निकालना है। इफ टोटल नंबर ऑफ सेल्स इज 24 एंड इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल इज 0.5, फाइंड n and m। बहुत आसान हो गया, आपको सब पता है टोटल नंबर ऑफ सेल 25 दिए गए तो n into m इक्वल टू कितना हो गया 24। मैक्सिमम करंट ऑब्टेन करना चाहता है, मैक्सिमम करंट के लिए R बराबर फार्मूला क्या होता है n r अपॉन m। R कितना दिया गया 3 ओम, n इंटरनल रेजिस्टेंस कितना दिया गया है 0.5 ओम, n into 0.5 अपॉन n और m में एक इक्वेशन यहां से आ गई है कि दो इक्वेशन दो अननोन n और m की वैल्यू आ जाएगी, इसको कर लो कितना जाएगा 0.5 हटाओ यहां से 10 आ गया, 5 दूनी 10 तो 2 इधर जाएगा 2 3 6 m इक्वल टू n, दिस गिव्स 6 m इक्वल टू, यार एक इक्वेशन ये आ गई आपके पास, एक ये आ गई। अब क्या दिक्कत है, अभी भी दिक्कत है, चलिए n की जगह 6m हो गया इंटू m इक्वल टू 24, ये 6 4 जा m स्क्वायर बराबर 4, m बराबर कितना हो गया 2, अब m बराबर 2 गया n बराबर कितना हो गया 12। ये लो तो n रोज ऑफ m सेल्स मतलब दो सेल की 12 रो लगानी उसको, एक रो में मतलब एक इसमें लाइन में दो सेल लगे कि लिखा ना m सेल्स और n रो है, n कितना आया 12, तो दो सेल यहाँ लगे फिर दो सेल यहाँ, दो सेल यहाँ, दो सेल यहाँ, दो सेल यहाँ, ऐसे करके 12 बार लगाए दो सेल, तब आपका ये आंसर अकॉर्डिंग टू आ जाएगा। अब चलते हैं इलेक्ट्रिक एनर्जी एंड इलेक्ट्रिक पावर। हालांकि 10th का टॉपिक है लेकिन यहाँ से जनरली क्वेश्चन वही आता है कि बल्ब वाला कौन सा बल्ब ज्यादा ग्लो करेगा, कौन सा बल्ब कम ग्लो करेगा, तो वहां तक हम ले चलते हैं आपको इलेक्ट्रिक एनर्जी और इलेक्ट्रिक पावर। चलिए तो ये था सेल्स का मिक्स्ड ग्रुपिंग और मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम, दोनों चीजें हमने आपको बताई अभी। देखिए इलेक्ट्रिक एनर्जी और इलेक्ट्रिक पावर के गेम में आपको पता है जब किसी रेजिस्टेंस को
बैटरी से कनेक्ट करते हैं। किससे कनेक्ट करते हैं? बैटरी से। तो होता क्या बेसिकली आपको पता है, बैटरी क्या करती है? इलेक्ट्रॉन्स पे इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स प्रोवाइड करती है, मतलब इलेक्ट्रॉन्स को क्या करती है? एनर्जी करती है, देती है, इलेक्ट्रॉन को पंप करती है। मैंने बताया था ना, बैटरी का काम क्या होता है? इलेक्ट्रॉन्स को एनर्जी देना। और इलेक्ट्रॉन्स वो एनर्जी लेकर के कहाँ जाते हैं? कहाँ खर्च करने जाते हैं? रेजिस्टेंस में खर्च करके आ जाते हैं, आग लगा के आ जाते हैं। तो ये बैटरी से जब किसी कंडक्टर को जोड़ते हैं, पता है यार, ये रेजिस्टेंस है, इसको जैसे ही हम किसी बैटरी से जोड़ेंगे, ये बैटरी है, तो इसके एंड से पोटेंशियल बनेगा ना, मतलब यहाँ से करंट आएगी बैटरी से, इसमें जाएगी करंट, फिर आएगा इस तरह से। ये सर्किट बताया था। तो अब इलेक्ट्रॉन्स क्या करते हैं? इस बैटरी से एनर्जी लेके इस रेजिस्टेंस को घुसते हैं, मतलब इससे पास होते हैं, तो रेजिस्टेंस गर्म हो जाता है। गर्म का मतलब क्या है? कि इलेक्ट्रॉन जब किसी कंडक्टर से पास होते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी से, तो वो कंडक्टर के अंदर जो आयंस होते हैं या पॉजिटिव एटम्स होते हैं उनसे टकराते हुए जाते हैं। टक्कर में क्या करता है? इलेक्ट्रॉन अपनी एनर्जी लॉस करता है। जो बैटरी से एनर्जी लेके गया इलेक्ट्रॉन, वो कहाँ खत्म करता है? यहाँ रेजिस्टेंस में, टक्करों में। और एनर्जी जब लॉस करेगा कोलिजन में, तो वही एनर्जी हमें किस फॉर्म में मिलती है? हीट के फॉर्म में। तो बेसिकली इलेक्ट्रिक एनर्जी कुछ नहीं है। इलेक्ट्रिक एनर्जी क्या है? इलेक्ट्रॉन जो बैटरी से एनर्जी लेता है और उस एनर्जी को किसमें कन्वर्ट करता है? हीट में। तो जो हीट प्रोड्यूस हो रही है तो किसके बराबर हो रही है? यहाँ से एनर्जी लेके जा रहा है इलेक्ट्रॉन। ये आपने देखा ना, हीटिंग इफेक्ट है इलेक्ट्रिक करंट का। क्या है कि इलेक्ट्रिक एनर्जी किसमें कन्वर्ट होती है? हीट में। कितनी हीट प्रोड्यूस होगी? आपने कहा जैसे बल्ब में हम करंट फ्लो करते हैं तो क्या होता है? कुछ लाइट होती है, कुछ फिलामेंट गर्म हो जाता है, कुछ हीट में कन्वर्ट हो जाती है, कुछ लाइट में कन्वर्ट हो जाती है। एनर्जी का कन्वर्जन हो गया हीट और लाइट में। पानी गर्म करने वाली रॉड, इमर्सन रॉड, आपने करंट फ्लो की रॉड में, रॉड गर्म हुई, हीट प्रोड्यूस हुई, उसने पानी गर्म कर दिया। समझ गए ना? तो ये तो आपने सारा 10th में पढ़ रखा है कि जब हम किसी कंडक्टर में फ्लो करते हैं करंट, देन कंडक्टर गेट्स हीट अप। उसके पीछे का रीजन क्या है? कंडक्टर क्यों गर्म हो गया? बिकॉज ऑफ रेजिस्टेंस। क्योंकि इलेक्ट्रॉन एनर्जी लेके गया कंडक्टर से, जैसे ही इलेक्ट्रॉन पास होगा तो इलेक्ट्रॉन का कोलिजन होता है कंडक्टर के अंदर आयंस के साथ। कोलिजन में इलेक्ट्रॉन अपनी एनर्जी लॉस करता है, वही एनर्जी हमें हीट के फॉर्म में एपियर होती दिखाई देती है। तो मतलब सेल से जितनी एनर्जी लेगा, हीट डिसिपेशन उतना ही हो जाएगा। यहाँ पर ज्यादा एनर्जी लेके जाएगा, वहां ज्यादा हीट लॉस करेगा। समझ गए ना? तो एनर्जी इज लॉस्ट इन द फॉर्म ऑफ हीट। तो वो हीट या एनर्जी का फार्मूला क्या होगा? कितनी हीट प्रोड्यूस होगी? इलेक्ट्रॉन यहाँ से एनर्जी लेकर रेजिस्टेंस में जाएगा तो कितनी हीट प्रोड्यूस होगी, वही हमें निकालनी। समझ गए ना? 10th का ही टॉपिक है, मैंने फिर से बता रहा हूँ। देखिए, ये बैटरी है, बैटरी से करंट फ्लो होने का मतलब क्या है? करंट क्या है? कुछ नहीं, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन ना। तो बैटरी ने इलेक्ट्रॉन्स को एनर्जी प्रोवाइड की फ्लो होने के लिए। इलेक्ट्रॉन्स फ्लो होने लगे कंडक्टर में, तो क्या होता है कंडक्टर के अंदर? इलेक्ट्रॉन्स जब कंडक्टर के अंदर ड्रिफ्ट वेलोसिटी से मूव होते हैं तो इलेक्ट्रॉन्स का कोलिजन होता है कंडक्टर के अंदर। जो आयंस होते हैं या पॉजिटिव एटम्स होते हैं, पॉजिटिव आयंस या एटम्स होते हैं, उनके अंदर कोलिजन होता है। कोलिजन में इलेक्ट्रॉन क्या करता है? अपनी एनर्जी लॉस करता है। वो एनर्जी हमें हीट के फॉर्म में एपियर होती है। एनर्जी डिसिपेशन द फॉर्म ऑफ हीट। समझ गए ना? तो बस वही है इलेक्ट्रिक एनर्जी। यहाँ से एनर्जी ली, यहाँ खर्च कर दी हीट के फॉर्म में, बस और कुछ नहीं है। तो वही हम इलेक्ट्रिक एनर्जी निकालने जा रहे हैं। किसके फॉर्म में? हीट के फॉर्म में निकालने जा रहे हैं। तो देखिए, हमने मान लिया आई करंट फ्लो हो रही, इस कंडक्टर के एंड से पोटेंशियल कितना बन गया? मान लो V बन गया। तो V बराबर कितना होगा? I into R। लेट Q be the amount of charge flowing through conductor in time t, and I बराबर Q upon T या Q बराबर IT। वर्क डन इन दिस प्रोसेस, वर्क डन इन दिस प्रोसेस, W बराबर Q इंटू V। Q चार्ज को हमें फ्लो करना है यहाँ से यहाँ तक, पोटेंशियल डिफरेंस V है, इसके एंड्स पे V लिख दिया मैंने। तो वर्क कितना होगा? Q इंटू V। यही तो वर्क एनर्जी है। वर्क किसने किया? इस बैटरी ने। बैटरी ने इलेक्ट्रॉन की एनर्जी दी, इलेक्ट्रॉन तो वहां जाके खर्च करके आ गया, फिर आ गया खाली, फिर बैटरी से एनर्जी ली, फिर वहां खर्च करके आ गया, फिर आया, फिर बैटरी से एनर्जी ली। वर्क कौन कर रहा है? बैटरी। क्यों? डिस्चार्ज कौन हो रहा है? बैटरी डिस्चार्ज, मतलब बैटरी वर्क कर रही है।
वो वर्क कहाँ जा रहा है? हीट में। बैटरी बेचारी जितनी मेहनत कर रही, इलेक्ट्रॉन को एनर्जी देके भेज रही है और इलेक्ट्रॉन वहां पर खर्च करके आ रहा है हीट के फॉर्म में। तो जो वर्क होगा दिस इज इक्विवेलेंट टू द हीट। चलिए, तो W बराबर क्या होगा? Q इंटू V। अब हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, Q की जगह अगर हम IT लिख दें तो IT भी बन जाएगा, या VIT याद कर लो, VIT विटामिन। अरे VIT याद कर लो यार, हमने क्या किया? Q की जगह IT लिख दिया, ठीक है ना। अब अगर हम V को भी चेंज करना चाहे, V बराबर IR है, तो W बराबर फॉर्मूला क्या बन जाएगा? I स्क्वायर RT। ये सब W के ही फार्मूले हैं। मेन फार्मूला Q इंटू V आपने पढ़ा है पोटेंशियल की डेफिनेशन से, Q इंटू V। Q को IT लिख दिया तो VIT बन गया, V को IR लिख दिया तो I स्क्वायर RT। ये सब जूल में है, ये सब एनर्जी किसमें? जूल में। जूल में। अगर आपको कैलोरी में चाहिए एनर्जी तो जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग इफेक्ट, दिस वर्क इज कन्वर्टेड इनटू हीट, तो W इज प्रोपोर्शनल टू H। आपको बताया गया है W बराबर JH, ये लेविन का ही कॉन्सेप्ट है, जहां J इज मैकेनिकल इक्विवेलेंट ऑफ हीट। J की वैल्यू कितनी होती है? 4.2 जूल पर कैलोरी। तो ये जो W आप निकाल रहे हैं VIT या I स्क्वायर RT, ये सब जूल में है। यही WH के बराबर, जैसे आपने कई बच्चा क्या होता नहीं कि H निकालना तब तो हमें W/J करना पड़ेगा। हाँ, H निकालना W/J करना पड़ेगा, लेकिन W/J करने से वो कैलोरी में आ जाएगा। मेरा मतलब समझो आप, H बराबर भी I स्क्वायर RT हो सकता है फार्मूला, लेकिन जूल में। अगर आप हीट भी जूल में ही निकाल ले तो I स्क्वायर RT लगेगा फार्मूला। ऐसा मत करना हीट अगर जूल पूछेंगे तो भी I स्क्वायर RT/J कर दोगे, बच्चा RT लेता है। H बराबर W/J। ये J तो एक ट्रांसफर कोएफिशिएंट है, आप देख लो। आप जूल को कैलोरी, कैलोरी में जूल करने का, कन्वर्ट करने का काम करता है। अगर आपको जूल में ही हीट निकालनी है तो आपको J से डिवाइड करने की जरूरत नहीं है। अगर आपने ऐसे लिख दिया H बराबर I स्क्वायर RT/J कर दिया तो ये बन गया कैलोरी। तो ध्यान रखना, जो W का फार्मूला है VIT या I स्क्वायर RT, वो जूल में है, तो हीट का फार्मूला भी वही रहेगा जूल में। लेकिन हीट अगर कैलोरी में आपको कन्वर्ट करनी है तो आपको J से डिवाइड करना पड़ेगा। मतलब W और H के फार्मूले अलग अलग नहीं है, W और H की वैल्यू सेम ही है। अगर आप ये है कि W जूल में है और आप कैलोरी में उसको कन्वर्ट करना चाहते हैं तो आपको फिर कन्वर्जन फैक्टर J लेना पड़ेगा, समझ गए ना। जूल को अगर हम J से डिवाइड कर देंगे तो कैलोरी बन जाएगा, और कैलोरी को अगर हम J से मल्टीप्लाई कर देंगे तो जूल बन जाएगा, समझ गए ना। मतलब जूल को अगर हम J से डिवाइड कर देंगे क्या बन जाएगा? कैलोरी। और अगर हम कैलोरी को J से गुणा कर देंगे तो क्या बन जाएगा? जूल बन जाएगा। ये कन्वर्जन फैक्टर आपको याद रखना है। तो कहने का मतलब है, जब भी हम किसी कंडक्टर में I करंट फ्लो करते हैं तो कितना वर्क करना पड़ता है? I स्क्वायर RT। और यही वर्क क्या है? इलेक्ट्रिक एनर्जी है, जो हमें हीट के फॉर्म में एपियर होती दिखाई देती। तो वही हीट है, वही एनर्जी ही हीट है, दोनों सेम फार्मूले हैं। ये J से डिवाइड किया का मतलब ये फार्मूला नहीं बदल गया। J से डिवाइड इसलिए किया कि हमें जूल को कैलोरी में बदलना था, अगर कैलोरी में आंसर पूछा गया, बस और कुछ नहीं है। तो जो W का फार्मूला है ना VIT I स्क्वायर RT, वही H के फार्मूले। I स्क्वायर RT ऐसे को ना, H बराबर I स्क्वायर RT, जूल किसने मना किया? W इज इक्विवेलेंट टू हीट। लेकिन अगर कैलोरी में कन्वर्ट करना है और आपको जूल में दिया गया है तो आप J से डिवाइड कर दो। जूल को J से डिवाइड करेंगे तो कैलोरी नोट कर लो, और कैलोरी में अगर कोई चीज दी गई J से गुणा कर दिया 4.18 से तो वो जूल बन जाएगा। J की वैल्यू ये 4.2 या 4.18 पे लिखा होगा किताबों में, बस ये है। अब हम बात करते हैं इलेक्ट्रिक पावर की। इलेक्ट्रिक पावर में कुछ ही नहीं, जब आपने W निकाल लिया है तो पावर क्या होता है? रेट ऑफ डूइंग वर्क की तो पावर होता है ना। इलेक्ट्रिक पावर, रेट ऑफ डूइंग वर्क इज नोन एज पावर। रेट ऑफ डूइंग वर्क, कौन वर्क कर रहा है? बैटरी, इज नोन एज
पावर। अभी हमने बैटरी का वर्क निकाला था कि आई करंट को फ्लो करने में बैटरी को कितना वर्क करना पड़ता था, ये हमने भी निकाला था। समझ पा रहे हो ना? तो फिर पावर अपने आप आ जाएगी। वर्क की पावर है, अपॉन में टी करना है ना। P बराबर W अपॉन, अभी हमने W बताया था, एक फार्मूला था VIT, अपॉन टी करेंगे VI आ गया पावर का फार्मूला। पावर का फार्मूला अगर V को चेंज करेंगे IR, तो I स्क्वायर R बन गया। V को चेंज कर दो ना, V की जगह IR रख दो। V को चेंज नहीं करना, I को चेंज करना, तो पावर का फार्मूला बन जाएगा V को वही रखो, I की जगह V अपॉन R कर दो, तो V स्क्वायर R बन जाएगा पावर का फार्मूला। ये लो, पावर में क्या है, जो वर्क के फार्मूले हैं वही पावर के फार्मूले हैं। टी को हटा दो, क्योंकि वर्क पर यूनिट टाइम क्या होता है, पावर। तो फार्मूले नहीं है, वर्क का फार्मूला आई स्क्वायर आर टी है, तो पावर का फार्मूला आई स्क्वायर आर हो गया। वर्क पर सेकेंड ही पावर होता है, टी को 1 सेकेंड ले लिया, तो पावर में कुछ भी नहीं है। पावर की यूनिट क्या हो जाएगी, वर्क की यूनिट जूल पर सेकेंड, और जूल पर सेकेंड को क्या कहते हैं हम, वॉट। जूल पर सेकेंड को ही हम वॉट कहते हैं। यहां से एक चीज मैं बता देता हूं, हमने इससे पहले वाले आर्टिकल में इलेक्ट्रिक एनर्जी पढ़ा था, अभी हम पढ़ रहे हैं इलेक्ट्रिक पावर। पावर होता है वर्क अपॉन टाइम। वर्क के फार्मूले जो थे वो मैंने लिख दिए सीधे सीधे, अपॉन में टी किया तो टी गायब हो गया। मतलब वर्क के फार्मूले ही पावर के फार्मूले, टी को गायब करना, ठीक है ना। अब हम बात करें यूनिट की। पावर मतलब वर्क अपॉन टाइम, जूल पर सेकेंड को ही वॉट कहते हैं। जूल पर सेकेंड वॉट, इसका मतलब वॉट इनटू सेकेंड जो है ना, वो क्या होता है, जूल। वॉट इनटू सेकेंड को जूल कहते हैं। तो कई बार kWh में जूल पूछे जाते हैं। kWh इक्वल टू हाउ मेनी जूल। तो kWh में अगर जूल निकालने हैं आपको, तो kWh को आप वॉट इनटू सेकेंड कर लो, जूल अपने आप बन जाएगा ना। किलो वॉट में कितने वॉट होते हैं, 1000 वॉट। और R में सेकेंड कितने होते हैं, 3600 सेकेंड। ये लो, kWh इसमें कन्वर्ट हो गया वॉट इनटू सेकेंड में, तो 36 into 10 to power 5 या 3.6 into 10 to power 6 वॉट इनटू सेकेंड। ध्यान से समझो, एक kWh में हमें जूल निकालना था, तो जूल का मतलब होता है वॉट इनटू सेकेंड। तो kW किलो वॉट को वॉट में कन्वर्ट कर लिया, आर को सेकेंड में कन्वर्ट कर लिया, वॉट सेकेंड बन गया ना। वॉट इनटू सेकेंड ही तो जूल है, वॉट इनटू सेकेंड ही जूल है। इसका मतलब kWh इक्वल टू 3.6 into 10 power 6 जूल। इसी तरह से 10th में यहां से क्वेश्चन आता था छोटा मोटा, एनर्जी कंज्यूम्ड इन kWh, जो हाउस होल्ड सर्किट होता है। आता था क्वेश्चन, एक घर में 5 पंखे इतने वॉट के लगे हैं, 4 ट्यूब लाइटें बनी हैं लगी हैं, एक गीजर 2 घंटे चलता है, तो इलेक्ट्रिसिटी कंजप्शन कितना होगा, याद आया कुछ? kWh को ही हम यूनिट कहते हैं। ये जो kWh है ना, यही यूनिट होता है। यूनिट मतलब बोर्ड ऑफ ट्रेड यूनिट, BTU। जो इलेक्ट्रिसिटी कंजप्शन नापा जाता है ना यूनिट में, तो यूनिट का मतलब kWh में नापी जाती है। जो आपके घर में एनर्जी कंज्यूम होती है वो जूल में नहीं नापी जाती है। जूल में नापेंगे ना, मतलब वॉट इनटू सेकंड नापेंगे ना, तो देख लो आप वॉट इनटू सेकंड कितना होता है, 36 लाख वॉट सेकंड एक यूनिट होता है। मतलब आपके मीटर जो घर पे बाहर लगा ना, अगर वॉट इनटू सेकंड वाला मीटर होता किलो वॉट घंटे की जगह, तो 36 लाख एक यूनिट में ही आ जाता। 36 लाख वॉट सेकंड। दिन में पता लगा 10 यूनिट हैं, तो 36 इंटू 10 की घात 6, मतलब मीटर तो एक दिन में भर जाता पूरा आपका खाने थारे। तो वॉट इनटू सेकेंड जो ना, वो एनर्जी कंजप्शन के लिए बहुत ही छोटी यूनिट है। इसलिए जो एनर्जी कंज्यूम्ड होती है वो किसमें नापी जाती है, kWh में नापी जाती है, किलो वॉट आर में नापी जाती है। इसको हम क्या कहते हैं, यूनिट। इसका फार्मूला आपने 10th में पढ़ा था, मैं फिर लिख देता हूं। एनर्जी कंज्यूम्ड इन kWh या यूनिट, फार्मूला होता है वॉट इंटू आर इंटू बी अपॉन 1000। अगर अलग अलग वॉट के अलग अलग अप्लायंसेस लगे तो अलग अलग एनर्जी कंज्यूम निकाल लो, समझे ना। जैसे 40 वॉट की 4 ट्यूबलाइटें हैं, तो यहाँ 40 वॉट हो गया, 4 ट्यूबलाइटें 4 से गुणा कर देना,
कितने घंटे चलती, कितने दिन का, ऐसे ऐसे करके 1500 वाट का गीजर है ये, 2 घंटे चलता है, तो उसका गीजर का अलग निकाल लेना। ऐसा मत करना 40 में कि 1500 जोड़ दो, क्योंकि वो 2 घंटे चलता है, वो बल्ब 14 घंटे चलता है। तो सबका अलग अलग कंजप्शन निकालना है कि कितने वाट का, कितने घंटे, कितने दिन चलता है, उसका कंजप्शन अलग आ जाएगा। फिर अलग वाट वाली कोई और चीज दी, वो कितने वाट की, कितने घंटे चलती, कितने दिन का, अलग आ जाएगा। फिर सबको जोड़ लेना। तो इस तरह से आप एनर्जी कंजप्शन निकाल पाएंगे। ठीक है ना। अब चलते हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, जो क्वेश्चन आता है कि कुछ बल्ब आपको दिए जाते हैं, सीरीज में लगे होते हैं या पैरेलल में लगे होते हैं, और पूछा जाता है कौन सा ज्यादा ग्लो करेगा या कौन सा ब्राइटेस्ट बल्ब होगा। तो इस टाइप के भी क्वेश्चन आते हैं जेईई में और नीट में भी आते हैं, तो इनकी बात करेंगे हम। ठीक है ना। तो चलिए देखिए, बल्ब आपने देखा होगा, सबने घरों में बल्ब तो देखा ही होगा। बल्ब पे एक रेटिंग लिखी होती है बल्ब की, हर बल्ब पे लिखा होता है। क्या लिखा होता है, आपने पढ़ा है कभी? जो बल्ब होता है उस पे क्या लिखा होता है? जो बल्ब होता है ना, इस पे लिखा होता है जैसे 60 वॉट और 220 वोल्ट। सबसे पहले इसका मतलब क्या होता है ये जानना जरूरी है। 60 वॉट 220 वोल्ट अगर बल्ब पे लिखा है, इसका मतलब ये है कि इस बल्ब का ऑपरेटिंग वोल्टेज 220 वोल्ट है। अगर इस बल्ब को 220 वोल्ट पे हम ऑपरेट करें तो ये 60 वॉट मतलब 60 जूल पर सेकेंड एनर्जी कंज्यूम करेगा। समझ गए ना। अगर इस बल्ब को 220 वॉट पे हम यूज करें तो ये 60 वॉट इसका वॉटेज है, मतलब वॉट का मतलब वही बताया था मैंने, जूल पर सेकेंड है। तो ये 60 जूल एनर्जी पर सेकेंड कंज्यूम करेगी, उसी हिसाब से हीट प्रोड्यूस करेगी, उसी हिसाब से ग्लो होगा। लेकिन अगर इसका हम वोल्टेज कम कर दें, आपने देखा होगा कि घरों में जब लाइट, कई बार कहते हैं ना कि बल्ब बहुत डिम हो गया, तो डिम का मतलब क्या है, वोल्टेज जब कम आते हैं तो बल्ब डिम क्यों हो जाता है। देखिए, दो चीजें होती हैं। बल्ब की जो रेजिस्टेंस है वो कभी चेंज नहीं होती, खोपड़ी में धर लो। जैसे इस बल्ब पे लिखा 60 वॉट 220 वोल्ट, इस बल्ब का रेजिस्टेंस फिक्स है, R बराबर, अभी बताया था, P बराबर V स्क्वायर अपॉन R। तो R बराबर V स्क्वायर अपॉन P, ये फार्मूला होता है। तो V तो हो गया 220 का स्क्वायर अपॉन P कितना हो गया। ये बल्ब का रेजिस्टेंस फिक्स है। अब क्या हुआ, अगर हम इसकी वोल्टेज सपोज 220 वोल्ट की जगह वोल्टेज कम हो गया, 110 आ गया। अब मान लो इस बल्ब का वोल्टेज 110 अगर रह गया, वोल्टेज ड्रॉप कर दिया हमने, वोल्टेज ड्रॉप करके 110 कर दिया। बल्ब वही है, मैंने कहा बल्ब वही मतलब फिलामेंट वही है, फिलामेंट का ही रेजिस्टेंस होता है, रेजिस्टेंस थोड़ी चेंज होगा, आर वही रहेगा। अब वोल्टेज हमने कितना कर दिया, 110। अब इस बल्ब की पावर देखना, P बराबर वो फॉर्मूला लिखा V स्क्वायर अपॉन R। तो V तो गया 110 का स्क्वायर अपॉन R, तो वही रहा ना 220 का स्क्वायर अपॉन 60, 60 कहां जाएगा। अब देखो, ये बल्ब 110 का स्क्वायर है, 110 इंटू 110, 10 दूनी 2 दूनी 4, ये 60 के 4 मतलब 15 वॉट के आसपास आएगा। ये वही बल्ब जो 220 वोल्ट पे हम जब ऑपरेट कर रहे थे तो एनर्जी कितनी कंज्यूम कर रहा था, 60 वॉट पर सेकेंड। लेकिन ऑपरेटिंग वोल्टेज हमने 110 कर दिया, 110 कर दी, रेजिस्टेंस वही रहा ना, रेजिस्टेंस वही रहा, ये 60 माप भाग भेज दिया यहां पर, रेजिस्टेंस वही रहा। तो बल्ब का वॉट अपने आप कम शो होने लगा, 15 वॉट, तो बल्ब अपने आप डिम हो जाएगा। वो एनर्जी 15 वॉट ही खर्च कर रहा है, उसी हिसाब से तो ग्लो करेगा ना। तो मतलब जो बल्ब की ब्राइटनेस होती है, ध्यान रखो, brightness is directly proportional to power. Power मतलब वॉट। ध्यान रखना, रेजिस्टेंस ऑफ द बल्ब रिमेन्स कांस्टेंट, रेजिस्टेंस नहीं बदलता है। उसी बल्ब को वोल्टेज अगर कम ज्यादा मिलता है तो उसकी आप अपने आप पावर जो है ना, एनर्जी कंजप्शन जो है ना पर सेकेंड, वो चेंज हो जाता है, इससे उसकी ब्राइटनेस में इफेक्ट पड़ता है। कैसे पड़ता है, चलिए हम कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं। देखिए, हम कोई भी क्वेश्चन ले लेते हैं। हमने मान लिया जैसे एक बल्ब ये है, बल्ब भी बनाना नहीं आता मुझे, इस तरह से ये 3 बल्ब हैं।
220 वोल्ट, इस बल्ब पे लिखा मान लो 100 वॉट, इस पे लिखा मान लो 50 वॉट, ये हो गया 25 वॉट, ठीक है ना। और बल्ब पे 220 वोल्ट तो लिखा ही है सब पे। इंडिया में जितने भी इंस्ट्रूमेंट हैं वो सारे 220 वोल्ट पे डिजाइन किए गए। आप बल्ब ले लें या ट्यूबलाइट ले लें, भली ट्यूबलाइट 15 वॉट की है, उसमें वोल्ट कितना लिखा हुआ, ऑपरेटिंग वोल्टेज 220 वोल्ट। तो ये तीन बल्ब हैं, अलग अलग वॉट के हैं, 220 वोल्ट के सोर्स से जोड़े गए हैं। कौन ज्यादा ग्लो करेगा? बच्चा बच करके 100 वॉट पे आंसर मारता था। आपने अभी तो बताया था ना कि ब्राइटनेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पावर, हाँ बताया था मैंने, लेकिन आपने शायद पूरी बात सुनी नहीं। हमने कहा था वोल्टेज अगर डिवाइड हो जाएगा, वोल्टेज अगर चेंज हो जाएगा तो पावर भी चेंज हो जाती है। ये 220 वोल्ट इसका नहीं है वोल्ट। आपने क्या सोचा 220 वोल्ट इसका, 220 वोल्ट इसका, 220 वोल्ट इसका। अगर ऐसा होता तो डेफिनेटली आपका आंसर सही होता, लेकिन यहाँ तो सीरीज में तीनों बल्ब की 220 वोल्ट अगर यहाँ है तो इसका कुछ वोल्टेज यहाँ होगा, कुछ यहाँ होगा, कुछ होगा, तीनों का टोटल मिला के 220 वोल्ट होगा। इसका हमने कहा ना रेजिस्टेंस कभी नहीं बनता। आप रेजिस्टेंस पहले निकाल लो, देखो R1 कितना आएगा इसका रेजिस्टेंस, R बराबर v स्क्वायर अपॉन p, 220 का स्क्वायर अपॉन 100। दूसरे का रेजिस्टेंस निकाल लो, 220 का स्क्वायर बटे 50। तीसरे का रेजिस्टेंस निकाल लो। वैसे तो मुझे सीधा सीधा बता देना चाहिए था कि सीरीज कॉम्बिनेशन में जो पावर होती है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रेजिस्टेंस होती है, पैरेलल कॉम्बिनेशन में पावर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस होती है। क्यों होती है वो थोड़ा सा बता दूं, बाकी तो क्वेश्चन आपसे अपने आप हो जाएगा। देखिए रेजिस्टेंस तीनों का हमने लिख दिए, इसका रेजिस्टेंस सबसे ज्यादा है, इसका रेजिस्टेंस सबसे ज्यादा है, R3 is greater than R2 is greater than R1। 25 है। अब देखिए, अब दो तरीके हैं। रेजिस्टेंस मैंने निकाल लिए तीनों के। अब आपको क्या करना है, ऑपरेटिंग वोल्टेज जैसे ये दिया गया 220, या तो आप ये करो कि 220 यहाँ कितने वोल्ट होगा, यहाँ कितने, इसको डिवाइड करो रेजिस्टेंस के रेशियो में, तो बहुत टेढ़ा काम हो जाएगा। आपको पता है सीरीज कॉम्बिनेशन में करंट सेम रहती है, तो यहाँ से करंट निकलेगी, वो इसमें भी आई जाएगी, इसमें भी आई जाएगी, इसमें भी आई जाएगी, करंट सेम है। तो पावर का फार्मूला करंट के साथ क्या होता है, P बराबर I स्क्वायर R, अभी बताया था ना मैंने। करंट सेम, इसका मतलब पावर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या हो गया, रेजिस्टेंस। मोर रेजिस्टेंस, मोर पावर, मोर ब्राइटनेस। अभी मैंने क्या बताया था, ब्राइटनेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पावर, अभी मैंने बताया था ब्राइटनेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पावर। अब आप बता सकते हैं पावर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस, यहां हो गया। तो रेजिस्टेंस देखो किसका ज्यादा है, इस बल्ब का रेजिस्टेंस ज्यादा है, मतलब उसकी पावर ज्यादा होगी। अब ये पावर 25 वॉट मत देखो आप, 25 वॉट जो पावर है वो 220 वोल्ट के हिसाब से है, लेकिन ऑपरेटिंग वोल्टेज 220 इसका नहीं है। 220 तो तीनों का कंबाइंड है, ये ध्यान रखना है। बच्चा फिर कंफ्यूज हो जाता है कि भैया आप कह रहे हो ब्राइटनेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पावर, और आप कह रहे हो पावर इसकी ज्यादा है, इसकी तो 25 वॉट है। इसकी 25 वॉट पावर तब है जब इसका वोल्टेज ऑपरेटिंग 220 हो। अभी तो मैंने करके बताया था कि 220 वोल्ट ऑपरेटिंग था, उसको जब हमने 110 कर दिया तो जो पावर 60 वॉट थी वो कितनी आई थी, 15 वॉट आई थी। समझ नहीं पा रहे हो? तो यहां पर क्या है, आपने देखा कि इसका रेजिस्टेंस, इसका तीनों रेजिस्टेंस निकाला, इसका रेजिस्टेंस सबसे ज्यादा आएगा, क्यों, डिनोमिनेटर सबसे छोटा है। रेजिस्टेंस ज्यादा है तो पावर का फॉर्मूला I स्क्वायर, I तो कांस्टेंट है, तो रेजिस्टेंस अगर ज्यादा होगा तो पावर ज्यादा होगी। तो P इज प्रोपोर्शनल टू R। ये थर्ड वाला बल्ब है ना, ये वाला, इसकी ब्राइटनेस सबसे ज्यादा होगी। P3 इज ग्रेटर देन P2 इज ग्रेटर देन P1। तो P3 जो है ना, ये वाला बल्ब, इसकी ब्राइटनेस सबसे ज्यादा होगी, सबसे ज्यादा ग्लो करेगा, ठीक है ना। ये बात थी सीरीज की। अब अगर बल्ब पैरेलल में कनेक्ट हो तो कुछ नहीं, पैरेलल में लगा देते हैं बल्ब इसको। पैरेलल में अगर यही बल्ब लगा दें, ये लो पैरेलल लग गई बल्ब,
100 वॉट 50 वॉट। अब पैरेलल में पोटेंशियल हो गया सेम। देखो बाप, अब इसका पोटेंशियल 220 वोल्ट है, मतलब इसकी पावर 25 वॉट ही एक्चुअल रहेगी, इसकी 50 रहेगी, इसकी 100 रहेगी। अब क्या होगा, अब पावर किसकी ज्यादा है, ब्राइटनेस किसकी ज्यादा होगी, 100 वॉट वाले की। सिंपल सा लॉजिक है यार। यहाँ जो पावर दिख रही हुई पोटेंशियल ऑपरेटिंग 220 है, पहले में पोटेंशियल कांस्टेंट होता है, पावर को पावर मामला क्या बनता है, पोटेंशियल के फॉर्म में v स्क्वायर अपॉन r। तो P इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू, जिसका रेजिस्टेंस ज्यादा है उसकी पावर कम होगी। रेजिस्टेंस किसका ज्यादा था, इसका। वही तो बल्ब है अभी जो लिया था मैंने, अभी इससे पहले जब हमने एग्जांपल में बल्ब लिए थे वही बल्ब है ना। इसका रेजिस्टेंस R1 लिया, इसका रेजिस्टेंस R2 लिया, इसका रेजिस्टेंस R3 लिया, तो किसका रेजिस्टेंस ज्यादा था, R3। R3 is greater than R2 is greater than, रेजिस्टेंस R3 ज्यादा है तो मतलब P3 कम होगा, P3 is less than, P2 is less than। तो सबसे कम पावर P3 है, तो सबसे कम ग्लो ये करेगा, सबसे ज्यादा ग्लो मतलब P1 is greater than P2। जिसका रेजिस्टेंस ज्यादा उसकी पावर कम, रेजिस्टेंस इसका ज्यादा है, इसका रेजिस्टेंस सबसे कम, अभी निकाला था थोड़ी देर पहले, इसका रेजिस्टेंस कम है मतलब इसकी पावर सबसे ज्यादा होगी, मतलब ये बल्ब सबसे ज्यादा ग्लो करेगा। देखिए सीरीज में पहले उल्टा हो गया। अब आप याद कर लो, सीरीज में याद कर लो, फॉर सीरीज पावर की बात करें या हीट की बात करें, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर, और फॉर पैरेलल की बात करें अगर H की बात करें या P की बात करें, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R। ये दोनों बातें याद करें, आपके पावर वाले क्वेश्चन या ब्राइटनेस वाले क्वेश्चन हो जाएंगे। तो पढ़ाई करते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करते रहिए, वीडियो लगातार आपको मिल रहे हैं और मिलते रहेंगे। नोट्स बनाते रहिए और अपनी सेहत का ध्यान रखिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।